अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा आवाज आ रही है, जरा मुझे रिप्लाई कर दें तो हम क्लास स्टार्ट कर लें। हाँ भाई ठीक है। और बाकी लोग बताएं, एक का जवाब आया, बाकी भी बता दें। ठीक है जी, चलें जी। और 3 लोगों का जवाब आ गया, और बताएं। और बाकी लोग मुझे बताएं, आपके अलावा भी और लोग मुझे ऑनलाइन नजर आ रहे हैं, बताएं मुझे। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, वी आर स्टार्टिंग द क्लास। ठीक है भाई, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि कल हमारा चैप्टर नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हो गया था, तो हमने कहा था कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है मोशन इन 2 डायमेंशन। ये हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा तो वो होगा एंगुलर मोशन। ठीक है जी, एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन क्या होती है भाई? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके सामने लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक देन इट इज कॉल्ड एंगुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्किल में चल रही है, ठीक है, कौन मुझे मैसेज कर रहा है भाई? अच्छा हाँ, ओके 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 ओके, बिल्कुल सही है, याद आ गया। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे बोला है किसी ने कि सर कल एक न्यूमेरिकल रह गया था, न्यूमेरिकल नंबर 5। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो मैं पहले न्यूमेरिकल नंबर 5 कराता हूँ आपको, तो फिर हम जो है ना ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है जी, या हम एक काम करते हैं कि अभी हमने शुरू कर लिया है, तो नहीं, चलो मैं न्यूमेरिकल नंबर 5 ही कराता हूँ आपको पहले। ठीक है। हाँ भाई, अब स्लाइड नजर आ रही है आपको? ये जरा मुझे रिप्लाई कर दें। नहीं नजर आ रही है? अच्छा ठीक है, मैं इसको करता हूँ। ये स्लाइड नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? सब लोग मुझे रिप्लाई कर दें, स्लाइड नजर आ रही है? ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है जी। बाकी लोग भी बता दें मुझे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 था जो हम कर लेते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये समझ लें कि कोई फिजिक्स का इतना न्यूमेरिकल इसको नहीं कह सकते। ये जैसे आप क्लास 8 वगैरह में आप मैथमेटिक्स के वर्ड प्रॉब्लम्स करते थे, उस तरह की चीज है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखें, ये आपसे कह रहे हैं कि जी, ये आपसे कह रहे हैं कि जी एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स, estimate the number of liters of gasoline used by all Pakistan's cars each year। गैसोलीन कहते हैं फ्यूल को, यानी पेट्रोल। ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जितनी भी कारें हैं वो पूरे 1 साल में जितना पेट्रोल इस्तेमाल करेंगी वो आपको निकालना है। और ये गिवन में इन्होंने 3 बातें बताई हुई है। ये सारी बात इन्होंने सवाल में दी हुई है, बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये गिवन में दिया हुआ है। अब इन्होंने 3 बातें बताई हैं। पहली बात ये कि नंबर ऑफ कार्स इन पाकिस्तान 5 लाख, कि भाई पाकिस्तान में 5 लाख कारें हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि जी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर ईयर बाय ईच कार, एक गाड़ी 1 साल में तकरीबन 16,000 किलोमीटर चलती है एवरेज बेसिस पे।
डेफिनेटली कोई ज्यादा भी चलती होगी, कोई कम चलती होगी, लेकिन ये कि इन्होंने एवरेज निकाला है कि एवरेज बेसिस पर जो एक गाड़ी है वो जो है तकरीबन 16,000 किलोमीटर जो है वो एक साल में चलती है। और जो गैसोलीन कंजम्पशन है वो 6 किलोमीटर पर लीटर है, जिसका मतलब है कि 6 किलोमीटर गाड़ी चलेगी 1 लीटर फ्यूल में। ठीक है जी, 1 लीटर में 6 किलोमीटर चलेगी। ये भी एवरेज पे दिया है, कोई गाड़ी ज्यादा भी चलेगी कोई कम भी चलेगी, लेकिन एवरेज बेसिस पे इन्होंने कहा। अब ये तीन बातें इन्होंने हमें बता दी है, 1, 2 और 3, ये तीन बातें इन्होंने बता दी। अब हम सबसे पहले इस बात से मदद लेंगे, यहां से हेल्प लेंगे, जो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया ना, ये हमने ये वाले पॉइंट की हेल्प ली। अब देखो 6 किलोमीटर पर लीटर का मतलब है कि गाड़ी को 6 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर फ्यूल चाहिए। यानी आप इस बात को दो तरह से कह सकते हो कि भाई 6 किलोमीटर पर लीटर का मतलब है कि गाड़ी 1 लीटर में 6 किलोमीटर चलेगी, या ये कह सकते हो कि भाई 6 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर फ्यूल चाहिए। तो हमने क्या कहा कि जी गैसोलीन रिक्वायर्ड फॉर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के लिए गैसोलीन कितना चाहिए, 1 लीटर। गैसोलीन रिक्वायर्ड फॉर 6 किलोमीटर इक्वल टू 1 लीटर, 6 किलोमीटर के लिए 1 लीटर चाहिए। तो अगर 6 किलोमीटर के लिए 1 लीटर चाहिए तो 1 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए होगा, ये 6 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर के लिए 1/6 लीटर चाहिए होगा, और 1/6 लीटर का मतलब है 0.166 लीटर। तो हमने इस बात की मदद से कि अगर 6 किलोमीटर के लिए 1 लीटर फ्यूल चाहिए, तो इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर के लिए 0.166 लीटर चाहिए, ये हमने फाइंड कर दिया। अब जब हमें ये पता चल गया कि भाई 1 किलोमीटर के लिए कितना फ्यूल चाहिए, तो हम किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे 1 किलोमीटर के लिए इतना चाहिए, तो अगर हम बोलेंगे भाई 100 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए होगा, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए होगा, हम इसे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम ये कहें कि भाई 16,000 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए होगा, तो हम इस क्वांटिटी को, यानी 1 किलोमीटर के लिए ये चाहिए, तो 16,000 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए होगा, हम इसको 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2,666.6 लीटर, यानी इतना फ्यूल चाहिए होगा 16,000 किलोमीटर चलने के लिए। और ये जो फ्यूल हमें चाहिए होगा 16,000 किलोमीटर चलने के लिए, ये समझ लो एक गाड़ी का, एक कार का पूरे साल का आ गया। अब ये एक कार का पूरे साल का कैसे आ गया, इसलिए जो उन्होंने ये बताया है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर ईयर बाय ईच कार, एक गाड़ी एक साल में तकरीबन कितना चल रही है, 16,000 किलोमीटर, और 16,000 किलोमीटर के लिए इतना चाहिए, तो ये एक गाड़ी का पूरे साल का हो गया। अब जब ये एक गाड़ी का पूरे साल का हो गया, तो टोटल कारें पाकिस्तान में कितनी है, 5 लाख। तो 5 लाख गाड़ियों का कितना होगा, इसको हम 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल गैसोलीन होगा, तो इस क्वांटिटी को हम 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। इतना फ्यूल जो है वो पूरी 5 लाख गाड़ियों को चाहिए होगा। समझ आ गया आप लोगों को? हाँ जी, रिप्लाई कर दें। समझ आ गया भाई? बोलो भाई। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो शाबाश, फटाफट इसे नोट कर लें। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेंगे आपको इसको नोट करने में, ताकि फिर हम नए चैप्टर पे चले जाएं। और हम कह रहे हैं लास्ट 2 स्टेप रिपीट कर दें। लास्ट 2 स्टेप ये है बेटा कि ये एक गाड़ी का आ गया, ये तुम्हारा एक गाड़ी का आ गया पूरे साल का, ये एक गाड़ी का तुम्हारा पूरे साल का आ गया। अब टोटल गाड़ियां जो है वो 5 लाख है, तो अगर एक गाड़ी का इतना है, तो 5 लाख गाड़ियों का कितना होगा, इस क्वांटिटी को हमने देखो 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1.33 10 पावर 9 लीटर्स आ जाएगा। ये तुम कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लो। ठीक है,
डेल्टा फाइंड आउट 80 का पता चला कुछ एग्जांपल बैक उससे भी देखा हमने कुछ कंपेयर किया। तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग और शॉकिंग हुई गई बात, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि 65 जो हाँ भाई कर लिया आप लोगों ने, बोलो भाई। तो आगे बढ़े भाई, आगे चलें, ठीक है भाई आगे चलते हैं। तो अब मैं ये कह रहा था कि ये हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये है चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। और सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन की डेफिनेशन बहुत आसान है जो आपके सामने लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक देन इट इज कॉल्ड एंगुलर मोशन। कि अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम एंगुलर मोशन कहते हैं। इसको हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। कौन मैसेज कर रहा है भाई? आराम क्या कह रहा है? सर 3 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना। अबे 3 चैप्टर क्यों भाई, 3rd चैप्टर तो पढ़ लिया हमने, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो भाई आप? यार क्या हो गया आपको भाई? स्लाइड शेयर नहीं हो रही? ये स्लाइड आप लोगों से शेयर नहीं हो रही? सर स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा मैं करता हूँ, रुक जाए कुछ। अब मुझे बताएं स्लाइड शेयर हो रही है भाई? जी अभी स्लाइड आ रही है? ठीक है, ठीक है जी। अब बताएं। ठीक है, अच्छा यही वाली स्लाइड शो हो रही है जिसपे एंगुलर मोशन लिखा हुआ है, देखें सही स्लाइड आ रही है। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन और एंगुलर मोशन की डेफिनेशन देखिए, यही स्लाइड आ रही है, चेक करें। ठीक है, ओके ओके जी, ठीक है, ठीक है जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है, यार कौन मैसेज कर रहा है भाई? ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन और इसमें जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एंगुलर मोशन। और एंगुलर मोशन की जो डेफिनेशन है, यार ये क्या कह रहे हैं नस्कान सर, ये कौन सा ये कौन सा सेक्शन? सर ये कौन सा सेक्शन चल रहा है क्लास का? नहीं समझा मैं। कोई नया बच्चा है इसे अनस खान? बेटा आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? कोई नया स्टूडेंट है? बेटा अनस खान आप नए स्टूडेंट हैं? कौन? सैयद मुबशिर हुसैन। अच्छा आप नए हैं, तो आप क्या कहना है? यस सर न्यू स्टूडेंट हूँ। तो बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए मुझे।
अनस आप न्यू स्टूडेंट है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे, मैं नहीं समझा बात। अनस बेटा देखो, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो ये भी हमारा बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया कि आप अगर आज क्लास में आए हैं तो ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले जो कुछ काम हो चुका है सर, बाकी क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, हाँ तो इससे पहले जो कुछ आपकी क्लासेस निकल गई हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं सर निसार, आप उनसे बात करें, वो आपसे सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको सारे दे देंगे। तो हम आपको पिछला जितना भी कुछ हो चुका है वो सारे लेक्चर्स आपको वीडियोस दे देंगे, तमाम क्लास वो कर लेगा ना आपसे बात। तो आप उनसे बात कर लीजिए, सर निसार से बात कर लीजिए, तो वो आपका पिछला मसला हल कर देंगे। और आज से आप क्लास में आए तो अभी ये नया चैप्टर स्टार्ट है, बस आज से आप शामिल हो जाए तो इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है जी, जी अनस क्लियर है आप। न्यू सेक्शन स्टार्ट कब होगा, अब ये क्या बात कर रहा है न्यू सेक्शन स्टार्ट। बेटा न्यू सेक्शन तो अभी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, यही सेक्शन में आपको एडमिशन दिया गया है, तो अभी आप इसी में पढ़ें, अगर आपको आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। ठीक है, अभी तो कोई नया सेक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है जी, ओके। अच्छा भाई, तो मैं ये कह रहा था कि हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 4 जैसा कि आपके सामने नाम लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। और इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक देन इट इज कॉल्ड एंगुलर मोशन। कि अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम एंगुलर मोशन कहते हैं। इसको हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, और इसी को हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। तो रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन, ये सब नाम एक ही चीज के हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई कि भाई एंगुलर मोशन क्या है। अब अगली जो अहम बात हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिए आप। अब जरा सब इधर समझिए, यहां समझिए जो मैं बता रहा हूं। सपोज करें कि भाई ये एक सर्किल है, एक मिनट, सपोज करें कि भाई ये एक सर्किल है आपके पास, और ये सर्किल का, फर्ज कर लें ये सर्किल का सेंटर है, ठीक है जी, और ये इसका रेडियस है, और एक बॉडी, ये सर्किल का रेडियस है, और एक बॉडी अभी यहां पे मौजूद है, ये कोई बॉडी है और ये पॉइंट ए है, ठीक है। और फर्ज कर लें कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, ये उसके अगेंस्ट है। अगर ये डायरेक्शन होती है तो ये क्लॉकवाइज होती है, ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, और ये वाली जो होती है ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है। अब फर्ज करेंगे ये बॉडी यहां से मूव करते करते ऐसे चलती है, और चलते चलते ये कुछ देर के बाद यहां पहुंच जाती है, और ये पॉइंट है बी, तो ये ए से बी तक आ गई। अब यहां से आप देखेंगे तो ये भी एक रेडियस बन जाएगा, रेडियस तो सारे इक्वल होंगे। तो जब ये बॉडी यहां से चलते चलते यहां गई, तो सर्किल का जो सेंटर है इस पर यहां इसने एक एंगल बना दिया थीटा, ये एंगल बना दिया थीटा। ये जो एंगल थीटा होगा इसको बोलेंगे बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको सेंट्रल एंगल भी कहते हैं। सेंट्रल एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्किल के सेंटर पे बन रहा है, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने सर्किल पर, इसको मेंशन करते हैं एस से। ये जो मैंने बराबर में फिगर बनाई हुई है ये यही वाली है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो बॉडी ने सर्किल पर डिस्टेंस कवर किया है इसको मेंशन करते हैं एस से। इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, अभी मैं दिखा दूंगा आगे लिखा होगा। इसको बोलते हैं, एस को बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क का मतलब होता है सर्किल का कोई पोर्शन, तो आर्क लेंथ का मतलब है कि ये जो सर्किल का पोर्शन है ये यहां से यहां तक इसकी लेंथ, ठीक है जी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा होता है जो सर्किल के सेंटर पे बनता है। कब बनता है, जब बॉडी सर्किल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। अब इसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान है। देखिए होता यह है कि ये जो एस और थीटा है इनमें आपस में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि ये जो एस और थीटा है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, जितना एस ज्यादा होगा उतना ही थीटा ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे देखें कि अगर बॉडी यहां से और आगे चली जाए, फर्ज कर लें यहां तक चली जाए, तो आप देखेंगे ये एस आपका बढ़ गया। जब एस बढ़ गया तो फिर क्या होगा, बॉडी ज्यादा आगे जाएगी तो आप देखें थीटा भी बढ़ गया। तो इसका मतलब है जितना एस बढ़ता जाएगा, जितना एस बढ़ता जाएगा उतना ही थीटा भी आपका बढ़ता जाएगा। तो एस और थीटा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जब आप इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट होगा ये सर्किल का रेडियस होगा, क्योंकि चाहे एस कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन किसी भी जगह पे आप सर्किल का रेडियस लेते जाए, कहीं भी लेते जाए, तो सर्किल का रेडियस तो सेम रहता है।
तो सर्किल का जो रेडियस है यानी आर कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन आएगी एस इज इक्वल टू आर थीटा। इस एस इज इक्वल टू आर थीटा में थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आर सर्किल का रेडियस है जो कांस्टेंट रहता है, और एस क्या है, आर्क लेंथ है। अब यहां से आप आर को दूसरी साइड ले जाएं तो एस अपॉन आर ये फॉर्मूला हो जाएगा थीटा का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर। ठीक है, यही जो फिगर मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पे बनी हुई है, ये बॉडी ए से बी तक गई है, ये यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया थीटा, ये आर सर्किल का सेंटर है, और एस जो है ये क्या है, इसकी आर्क लेंथ। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको समझाया है देखिए ये यहाँ पे लिखा है, देखिए जरा, ये मैंने आपको जो सारी बात अभी समझाई है ये देखिए ये यहाँ पे मेंशन। ठीक है, देखिए ये हमने बताया है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर देन इट मेक्स अ सेंट्रल एंगल। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, फिर बाकी चीज हमने बताई कि जी सपोज अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर एंड मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी बॉडी जो है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। इट मेक्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बनाती है, एंड कवर्स एन आर्क लेंथ एस, और ये एस जो है ये आर्क लेंथ कवर करती है। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था कि एस एंड थीटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड आर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर ये इस तरह मैंने आपको अभी जो फॉर्मूला बताया ये वही बना हुआ है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन और ये सारा ये यहाँ तक काम करें, इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ये फिगर भी बनाए साइड में। ठीक है जी, 5 मिनट दे रहा हूँ, करें ये काम।
फाइज आंसर सवाल कर रहे हैं कि ये कैसे पता चलता है कि कांस्टेंट क्या लेना है। कांस्टेंट तो आपको देखना पड़ता है ना कि कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट है। अब मिसाल के तौर पे सर्किल में जब कोई बॉडी मूव करेगी तो आप देख सकते हैं कि थीटा तो कांस्टेंट रह नहीं सकता और एस भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि भाई जब बॉडी ज्यादा आगे जाएगी तो थीटा भी बढ़ेगा, एस भी बढ़ेगा। कम आगे जाएगी तो थीटा भी कम रहेगा, एस भी कम रहेगा। लेकिन बॉडी चाहे ज्यादा आगे जाए चाहे कम आगे जाए, सर्किल का रेडियस ना कम होता है ना ज्यादा होता है। तो अब हम जब इसको देखते हैं तो ये देख के हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है। तो हमें किसी भी जगह पर कांस्टेंट चीज समझनी होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट चल रही है, तो उसको हम कांस्टेंट लेते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट नहीं बना सकते। ठीक है फाइज, समझ आई बात? के क्या बेटे, के तो एक सिंबल है। जो कांस्टेंट होता है ना, किसी भी कांस्टेंट को के से मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी के से मेंशन कर दें, फिर आप बता दें भाई के इक्वल टू आर है तो के की जगह आर रख दें। तो के तो एक कांस्टेंट का सिंबल है, वो तो सिंबल है। यहाँ भी आप के रख सकते हैं, फिर आपको बताना पड़ेगा भाई के आर के इक्वल है, फिर आप के की जगह आर रख देंगे तो यही आ जाएगा। समझ आई बात? के कोई खास चीज नहीं है, वो तो एक कांस्टेंट का सिंबल होता है। बोलो। हाँ जी फाइज, समझ आ गई बात? केस में के है, क्या बोल रहे हैं केस में के है? मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं? I don't understand Faiz what you are trying to explain. आप कह रहे हैं जैसे इसमें कांस्टेंट एस है, रेडियस को के किसको, यार मैं समझ ही नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। जैसे इसमें कांस्टेंट एस है, भाई कांस्टेंट एस कब है इसमें यार? इसमें तो कांस्टेंट हमने आर लिया, एस कहां से कांस्टेंट आ गया? आप कह रहे हैं जैसे इसमें कांस्टेंट एस है, रेडियस को के किसको रिप्रेजेंट करते हैं। यार ये के पे आपकी सुई क्यों अटक गई है? आप के में क्यों फंस गए? आपकी सुई के में क्यों अटक गई है फाइज साहब? के से क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। भाई के जो है वो कांस्टेंट का सिंबल होता है। फिजिक्स में जब भी कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो के कांस्टेंट नहीं होता, कोई कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे सर्किल का रेडियस कांस्टेंट है, तो फिजिक्स में के कोई चीज नहीं है। के तो एक सिंबल है जो आप शायद मैथ्स में यूज करते हो। फिजिक्स में तो ये देखना पड़ता है कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट चल रही है। जैसे यहाँ पर सर्किल का रेडियस कांस्टेंट चल रहा है तो कांस्टेंट सर्किल का रेडियस किया जाएगा, ऐसे के नहीं रख सकते हम। समझ आई बात? जैसे आर का मतलब रेडियस है तो के का क्या मतलब है? नहीं नहीं, के का कोई मतलब नहीं है, के तो एक सिंबल होता है यार, के का कोई मतलब नहीं है, के कोई चीज नहीं है। अच्छा भाई, कर लिया आप लोगों ने काम? बोले भाई आगे चलें? हाँ जी, चलें आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब जब हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे, तो अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये बात करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर कैसे किया जाएगा। तो अब जरा समझ लीजिए भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो यूनिट्स में मेजर करते हैं। सब जरा यहाँ ध्यान करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम दो यूनिट्स में मेजर करते हैं। एक यूनिट होती है डिग्री, पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे। एक होती है डिग्री और दूसरी यूनिट होती है रेडियन। ये दो यूनिट्स में मेजर किया जाता है। इनमें से अगर हम ये देखें कि सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट कौन सी है, तो वो रेडियन है। जो SI यूनिट है फिजिक्स का, जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसकी यूनिट रेडियन है। और ये जो डिग्री है ये असल में मैथमेटिकल यूनिट है, ये असल में यूनिट मैथ्स की है। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में डिग्री को बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। अच्छा, कोई कह रहा है कि सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। सिर्फ एक बच्चा कह रहा है, अम्मार कह रहा है, बाकी लोग बताएं बाकी को आवाज सही आ रही है? बोले भाई।
बाकी लोग बताएं, आवाज सही आ रही है? हाँ भाई, बाकी सबको तो सही आ रही है। बेटा अम्मार, आपके नेट में कोई मसला है? आपके नेट में कोई मसला है? कोई कह रहा है आवाज कट रही है। हो सकता है कि 1-2 सेकंड के लिए हो गई हो। अब बताएं आप कैसी आ रही है? हाँ जी, अब बताएं आप कैसी आ रही है भाई? अब ठीक है। हाँ, वो 1-2 सेकंड के लिए बीच में नेट फ्लक्चुएट हो गया था। मेरे पास नेट जो है वो 2 या 3 सेकंड के लिए फ्लक्चुएट हुआ था, इसलिए हो गया होगा। अभी ठीक है? अभी ठीक है आवाज भाई? चले, तो मैं ये कह रहा था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको 2 यूनिट्स में मेजर करते हैं। एक यूनिट डिग्री होती है और एक यूनिट रेडियन होती है। इसमें से जो फिजिक्स की सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट है वो रेडियन है, और डिग्री जो है वो मैथमेटिक्स की यूनिट है। लेकिन वो चूंकि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए फिजिक्स में भी हम उसका तस्करा कर लेते हैं। तो अब अगर हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई 2 यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने की, डिग्री है और रेडियन है, तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई 1 डिग्री जो है वो कितना होता है और जो 1 रेडियन है वो कितना होता है। तो इन दोनों को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है और 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। अब जरा ये दोनों बातें समझते हैं आप। पहले मैं आपको 1 डिग्री बता रहा हूँ। देखिए, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि एक कंप्लीट सर्किल जो होता है उसका एंगल 360 डिग्री माना जाता है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि एक कंप्लीट सर्किल का एंगल 360 डिग्री होता है। अब मिसाल के तौर पे आप इस कंप्लीट सर्किल के 4 इक्वल पार्ट्स कर लें, तो 4 पार्ट अगर आप करेंगे तो 90 90 90 90 हो जाएगा। कैसे? देखो यहां तक 90, फिर 90 और 90 180, फिर 180 और 90 270, फिर 270 और 90 360। तो यानी अगर आप एक सर्किल के 4 इक्वल पार्ट्स करें तो हर पार्ट में 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो 90 के 4 आप ऐड करेंगे तो 360 बन जाएगा। अब इसी तरह अगर आप और पार्ट्स कर लें, मिसाल के तौर पे आप 4 और कर लें, तो अब ये होगा 8। अब ये 8 पार्ट्स हो गए, तो अब हर पार्ट के अंदर 45 45 45 आएगा। आप 45 के 8 टाइम ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इसी किसी सर्किल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और आप किसी सर्किल के इक्वल पार्ट्स कर लें 360। अगर आप किसी सर्किल के 360 इक्वल पार्ट्स कर लें, अब मैं इतने करके तो आपको नहीं दिखा सकता, मैंने आपको 8-10 बना के दिखा दिए, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि अगर आप किसी सर्किल के इक्वल पार्ट्स करते जाएं और 360 इक्वल पार्ट्स कर लें, तो उनमें से हर पार्ट के अंदर जो एंगल आएगा वो 1 डिग्री होगा। तो जब आप किसी सर्किल के 360 पार्ट्स करेंगे और उनमें से एक को देखेंगे, तो उसको बोला जाएगा 1/360 पार्ट ऑफ द सर्किल। 1/360 पार्ट ऑफ द सर्किल का मतलब है कि किसी सर्किल के 360 पार्ट्स करें और उनमें से एक देखें तो वो 1 डिग्री होगा। तो जो 1 डिग्री होता है वो 1/360 पार्ट ऑफ द सर्किल के इक्वल होता है। ये इसका स्टैंडर्ड है। तो अब जैसे आप यहाँ देखें, देखिए ये हमने डिफाइन किया, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा कि जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज मेजर्ड इन फॉलोइंग 2 यूनिट्स। ये 2 यूनिट्स में मेजर होता है। तो पहली हमने बताई डिग्री, तो हमने 1 डिग्री के बारे में क्या बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये मैं अभी सही कर दूंगा, ये 365 नहीं है 360 है, ठीक है जी। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ एनी कंप्लीट सर्किल। किसी भी कंप्लीट सर्किल का जो 1/360 पार्ट होता है वो इक्वल होता है 1 डिग्री के, ठीक है जी। दूसरी जो यूनिट है वो है रेडियन, जो कि ऐसा यूनिट है, मैंने आपको भी बताया। अब रेडियन का कॉन्सेप्ट क्या है, अब रेडियन का भी कॉन्सेप्ट समझ लें। रेडियन का कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है। फर्ज करें भाई एक सर्किल है। अब मिसाल के तौर पे इस सर्किल का रेडियस फर्ज कर लें कि मिसाल के तौर पे इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, फर्ज कर लें 5 सेंटीमीटर। अब बॉडी यहां पर है। अब बॉडी फर्ज कर लें यहां से यहां चली गई, और इसने जो आर्क लेंथ कवर की एस फर्ज कर लें वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो इस वक्त क्या हुआ, इस वक्त बॉडी ने सर्किल पर जो डिस्टेंस कवर किया है, ये जो डिस्टेंस कवर किया है एस, ये किसके इक्वल आ रहा है, सर्किल के रेडियस के इक्वल आ रहा है। तो फिर यहां पर जितना एंगल बनेगा थीटा, उसको माना जाएगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई बॉडी सर्किल पर
जो आर्क लेंथ कवर कर रही है, यानी सर्किल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है, तो जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है अगर वो सर्किल के रेडियस के इक्वल हो जाए तो जितना एंगल बनेगा उसे 1 रेडियन माना जाएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर वो ज्यादा चली जाए, फर्ज कर लें कि सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और बॉडी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर चली जाए, यहाँ पहुंच जाए, इसका मतलब है कि बॉडी ने 2 रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर किया है, तो फिर एंगल आपका 2 रेडियन हो जाएगा। अगर 3 रेडियस के बराबर कर ले तो 3 रेडियन हो जाएगा। लेकिन 1 रेडियन का मैं बेसिक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी सर्किल पे जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो सर्किल के रेडियस के इक्वल है, तो फिर जितना एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन माना जाएगा। तब आप ये देख सकते हैं कि ये बात मैंने यहाँ पर मेंशन की है। देखिए ये बात यहाँ पे मेंशन की है, क्या मेंशन किया है कि इफ अ बॉडी covers an arc length equal to radius of circle then its angular displacement will be equal to 1 radian। तो इस चीज को देखें, हमने नीचे लिखा है कि इफ s is equal to r, अगर s जो होगा r के इक्वल होगा तो फिर थीटा 1 रेडियन होगा। और इस चीज को हमने यहाँ देखें एक्सप्लेन करके समझाया है। ये हमने समझाया है कि ये बॉडी गई है आगे और s किसके इक्वल है, r के, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन के। ठीक है, तो अब जरा यहां तक नोट कर लें आप। अच्छा, अम्मार कह रहे हैं कि सर जितने एंगल बढ़ा जितना सर जितना एंगल बढ़ाते जाएंगे उतना रेडियन बढ़ते जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, जितना आप बढ़ाते जाएंगे, जितना एंगल बढ़ाते जाएंगे उतने रेडियन बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल सही है। अनस सवाल कर रहे हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है, ये मैं आगे बताऊंगा, ये आगे आएगा। तो अभी आप यहाँ तक काम करें, सब लोग यहाँ तक काम करें जल्दी से। फाइज कह रहे हैं तो सर रेडियस के हिसाब से रेडियन चेंज होता होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बात सही है आपकी। जब रेडियस चेंज होगा तो फिर रेडियन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा सब लोग फटाफट यहां तक काम कर लें 2 मिनट के अंदर। फाइज कह रहे हैं तो कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता रेडियन का। बेटा फिक्स स्टैंडर्ड ही तो है कि अगर एस जो कवर किया है वो रेडियस के इक्वल है तो 1 रेडियन है, ये फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है, और कौन सा फिक्स स्टैंडर्ड चाहिए। जो बॉडी ने सर्किल पर डिस्टेंस कवर किया है एस, आर्क लेंथ, वो रेडियस के बराबर है तो एंगल 1 रेडियन है, तो ये फिक्स स्टैंडर्ड है। और कैसे फिक्स होगा, ये तो सर्किल टू सर्किल वेरी होगा। ओ बेटा जब सर्किल का रेडियस, अगर किसी सर्किल का रेडियस कम ज्यादा होगा तो एस भी तो कम ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई बड़ा सर्किल ले लोगे जिसका रेडियस बड़ा होगा तो उसमें एस भी बड़ा हो जाएगा, यानी एस को रेडियस के इक्वल होना है। 1 रेडियन के एंगल के लिए एस जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो अगर तुम कोई बड़ा सर्किल ले लोगे, रेडियस बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा एस भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एस रेडियस के इक्वल होगा। रेडियस बड़ा तो एस भी बड़ा, रेडियस छोटा तो एस भी छोटा, स्टैंडर्ड तो तुम्हारा सेम ही रहेगा ना। बोलो बोलो भाई, फाइज नहीं समझ आती बात तुम्हें। समझ आ गई। चले जी, यहां तक कर लिया सब लोगों ने।
अच्छा भाई, अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम लास्ट में ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होगा। यहां तक हमने ये बता दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम दो यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। अब हम इनका आपस में रिलेशन बता रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया है, जरा देखिएगा। यहाँ पे हमने ये कहा है कि सपोज अ बॉडी कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन सर्किल। फर्स्ट कर लें कि एक बॉडी सर्किल में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है। एक रेवोल्यूशन का मतलब है कि कोई बॉडी सर्किल में जिस जगह से चली घूम के दोबारा वहीं पहुंच गई। तो अगर कोई बॉडी सर्किल में जिस पॉइंट से चल रही है घूम के दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाए तो एक सर्किल कंप्लीट हो गया। तो हम कहेंगे कि बॉडी ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया। अब हम कहते हैं कि जी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड इन बोथ डिग्री एंड रेडियन। अब हम इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, यानी बॉडी ने ये जो एक सर्किल बनाया है, इसको दोनों में देखेंगे कि भाई डिग्री में कितना है और रेडियन में कितना है। तो पहले हमने देखा भाई डिग्री में कितना है, तो डिग्री में है 360 डिग्री। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि भाई एक कंप्लीट सर्किल को 360 डिग्री माना जाता है। तो बॉडी ने एक सर्किल बनाया तो डिग्री में तो 360 डिग्री हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि भाई रेडियन में कितना है। रेडियन में देखने के लिए हमने इक्वेशन यूज की S इज इक्वल टू आर थीटा, जो अभी हम पीछे हमने बनाई थी ना। पहले हमारी इक्वेशन आई थी S इज इक्वल टू आर थीटा, फिर हम यहाँ से R को दूसरी साइड ले गए थे तो S अपॉन आर थीटा के इक्वल आ गया था। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी हमने ये यूज की यूजिंग S इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब हमने क्या किया इसके बाद देखें। अब हमने ये किया कि भाई हमने यहाँ पे S की जगह S इज इक्वल टू आर थीटा में S की जगह 2 पाई आर रखा। देखो कल एक न्यूमेरिकल आया था, तो कल मैंने आपको उस न्यूमेरिकल में ये बताया था कि भाई अगर किसी भी सर्किल में आप एक पॉइंट से चलें और दोबारा ये पूरा घूम के इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो ये पूरे सर्किल की जो लेंथ होती है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि सरकमफेरेंस जो सर्किल का होता है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो आप देखें कि अगर कोई बॉडी सर्किल में एक पॉइंट से चली और ये दोबारा घूम के यही पहुंच गई तो ये पूरा इसका ये जो डिस्टेंस है S, ये पूरे सर्किल के सरकमफेरेंस के इक्वल हो गया, वो 2 पाई आर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि फॉर वन रेवोल्यूशन S किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर। और 2 पाई आर क्या है, सर्किल का सरकमफेरेंस। तो चूंकि बॉडी ने एक रेवोल्यूशन बनाया है तो इसलिए S की जगह 2 पाई आर आ गया। ठीक है जी। तो अब आप R को दूसरी साइड ले जाके डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आर से जब R डिवाइड होगा तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह थीटा आपके पास बचेगा 2 पाई। ठीक है जी। तो हम बोलेंगे कि भाई थीटा जो है वो 2 पाई रेडियन है। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने इसमें 2 पाई हमारा बच गया। रेडियन क्यों लिखा, रेडियन यूनिट है। तो आप कहेंगे कि भाई ये यूनिट आपने रेडियन कैसे लिख दी। ये हमने ऐसे लिख दी कि वन रेवोल्यूशन जो है 2 पाई आर के इक्वल होता है, सरकमफेरेंस के बराबर होता है। ये सिस्टम इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक जो सरकमफेरेंस होता है सर्किल का वो 2 पाई आर होता है। तो लिहाजा चूंकि हमने ये वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक रखी है तो इसलिए हमारे पास 2 पाई जो बचेगा उसकी यूनिट वही होगी जो एस आई होती है। तो एस आई यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। लिहाजा हमारे पास जो 2 पाई होगा उसकी यूनिट रेडियन होगी। तो अब इस तरह हमारे सामने दो बातें आ गई कि अगर कोई बॉडी सर्किल में कंप्लीट घूम जाए यानी एक रेवोल्यूशन बनाए तो डिग्री में उसका एंगल 360 डिग्री होगा और रेडियन में जो होगा वो 2 पाई रेडियन होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो थीटा जो होगा वो थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। ये मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा। तो फिर वहां से ये पता चल जाएगा कि रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप पहले यहां से यहां तक आ जाएं तो मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं। शाबाश। टाइम हमारे पास जरा कम रह गया है क्लास खत्म होने में और हम इसको आज कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो आप जरा काम कर लें फटाफट। एडमिशन की क्वेरी थी। हाँ, एक लिटिल पढ़ रही है बस फीस के लिए।
मोहम्मद अम्मार कहते हैं कि c इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, आपने यहाँ ये क्यों लिखा है s इज इक्वल टू 2 पाई आर? बेटा c जो है वो तो सिंबल है सरकमफेरेंस का। अब जब कोई बॉडी सर्किल में पूरा रेवोल्यूशन घूम जाएगी, जब कोई बॉडी पूरा सर्किल बनाएगी, तो जो आपका s होगा वो c के इक्वल हो जाएगा। यानी जो आपका s है वो सरकमफेरेंस के इक्वल हो गया, s हो गया c के, और c इक्वल होता है 2 पाई आर के। तो इसलिए हमने डायरेक्टली s की जगह 2 पाई आर रख दिया। समझ आ गई बात? जी मोहम्मद अम्मार, क्लियर है? ओके, अच्छा भाई, कर लिया आप लोगों ने यहां तक काम? आगे चले भाई, बोले भाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कोई रह गया तो मुझे बता दें, कोई रह तो नहीं गया? चलें आगे। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। ये हमने देखे, इसको कंपेयर कर लिया। 2 पाई रेडियन जो है 360 डिग्री के इक्वल हो गया। फिर हम 2 पाई को दूसरी साइड ले गए और यहाँ पाई पाई की वैल्यू रख दी। पाई कांस्टेंट होता है 3.14, वो हमने रख दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आ जाएगा। ठीक है जी, और आप 360 डिग्री को 6.28 से डिवाइड करेंगे तो 57.3 डिग्री आएगा। तो ये आपका रिलेशन आ गया कि जो 1 रेडियन होता है वो इक्वल होता है 57.3 डिग्री के। यहां से ये बात भी समझ में आ रही है कि रेडियन बड़ी यूनिट है और डिग्री छोटी यूनिट है, क्योंकि 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं, लिहाजा रेडियन बड़ी यूनिट है और डिग्री छोटी यूनिट है। नोट कर लें फटाफट इसे। अब्दुल राफी कह रहा दोबारा बता दें। बेटा इसमें दोबारा बताने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, हमने कंपेयर किया है दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया है। थीटा जो है वो थीटा के इक्वल हो गया है, थीटा थीटा के इक्वल हो गया है, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल हो गया। फिर सिंपल इस 2 पाई को हम दूसरी साइड पे लेगा, ये डिवाइड हो गया। ये पाई की वैल्यू रख दी 3.14, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 आ जाएगा, और 360 डिग्री को 6.28 से डिवाइड कर लें तो 57.3 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह आ गया 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल। इसमें तो कोई भी खास बात नहीं है, सिंपल ये किया है कि 2 पाई को इस साइड ले गया है, 2 पाई उधर चला गया तो यहाँ 1 रेडियन रह गया। ठीक है जी, यहां तक किया आप लोगों ने। फिर इसके बाद ये भी देख सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, ये भी देख लें। ये तो हमने निकाल लिया कि 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्री हैं। 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है ये निकाल लिया। फिर आप 57.3 को लेफ्ट साइड पे ले जाए तो यहाँ 1 डिग्री बच जाएगा। ये 57.3 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 1/57.3 रेडियन के इक्वल है। तो अगर आप 1 को 57.3 से डिवाइड करें तो ये 0.01745 आएगा। तो इस तरह ये बनेगा कि 1 डिग्री इक्वल है 0.01745 रेडियन। तो हमने दोनों रिलेशन निकाल दिए, ये भी निकाल दिया कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, और ये भी निकाल दिया कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। ठीक है जी, तो नीचे मैंने इसका रिजल्ट मेंशन कर दिया है। 1 रेडियन इक्वल है 57.3 डिग्री के, और 1 डिग्री इक्वल है 0.01745 रेडियन। फॉइज आंसर कर रहे हैं सर, जैसे रेडियन एस इज इक्वल टू आर होता है वैसे ही ऐसा होगा ना एक सर्किल में थीटा 60 डिग्री। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने लंबा मजमून लिख दिया, मैं अभी इस पे बात नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है, आपने एक बहुत लंबा मजमून टाइप कर दिया है।
हाँ भाई कंप्लीट करें बेटा इसको। बेटा फाइज आप काम करने के बजाय क्वेश्चन टाइप करते रहते हैं, उसमें आप इतना टाइम जाया कर देते हैं। आप 4-4 लाइन के सवाल टाइप करते हैं, यहाँ काम रह जाता है, फिर आप बोलते हैं काम नहीं हुआ। अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। हाँ बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने, सबने समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है जी, लोग कह रहे हैं कर लिया। बाकर हुसैन को समझ आ गया, अब्दुल राफी क्लियर हैं, सैयद मुबशिर क्लियर हैं। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज में आता है, ये दोनों रिजल्ट आपने याद रखने हैं। आपको ये भी याद रखना है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, और ये भी याद रखना है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। बाकी लोग बता दें बेटा, क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है, क्लास का टाइम खत्म हो गया, मेरी दूसरी क्लास है। तो बाकी लोग बता दें आज की क्लास इस टॉपिक के बाद कंप्लीट है। तो सब लोग मुझे बता दें कर लिया है, ताकि मैं क्लास ऑफ करूं। ठीक है, ओके। अब लास्ट 1 मिनट है। फाइज कह रहे हैं सर फिर बेटा, आप कह रहे हैं सवाल के लिए अलग क्लास होगी। बेटा आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि आपके अंदर इतनी अकल होनी चाहिए ना, कि जब आप देख रहे हैं कि क्लास का आखिरी मिनट चल रहा है, 7 से 8 क्लास है, आप देख रहे हैं 8 बज चुके हैं, अब 8 बजे आप मुझे एक 4 लाइन का सवाल टाइप करके भेज देंगे, तो मैं कब बताऊंगा मेरी अगली भी क्लास है। लिहाजा जब क्लास का आखिरी मिनट चल रहा हो, तो उस सवाल को अगली क्लास के लिए बचा लिया करें। बाकी पूरी क्लास में आप सवाल करते हैं तो मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन जब क्लास का लास्ट मिनट चल रहा है, 7 से 8 क्लास है, 8 बज के 1 मिनट हो रहे हैं, दूसरी क्लास के बच्चे वेट कर रहे हैं, तो फिर आप इस सवाल को अगली क्लास में पूछ लें। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ, तो आपका जो आखिरी सवाल था वो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। बाकी बच्चों को समझ आ गया भाई? ठीक है जी, चले सबने कर लिया काम। अब मैं बंद करने वाला हूं, कोई रह गया तो मुझे बता दें। बेटा लास्ट मिनट है, मैं बंद कर रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी 10 सेकंड से, अगर कोई रह गया है जल्दी से लिख लें, आखिरी 10 सेकंड है, मैं बंद कर रहा हूँ, क्लास का टाइम ओवर हो गया है।